नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप चाहे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कोई एग्जाम दे रहे हो, आपका यूपी पुलिस के अंतर्गत कोई एग्जाम्स लगाओ, टेट का एग्जाम्स लगाओ या कोई भी एग्जाम्स लगाओ, हर एक एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही है। तो हिंदी की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के लिए दो तरह की क्लास लेके आया है। एक क्लास जहाँ पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल सब्जेक्ट्स के बारे में। सेकंड आपकी रात 11 बजे रहेगी जहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, चार में से आपको सही जवाब देना होता है। इसलिए यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता तो लाइक करके दोस्तों साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं। पहले कल का रिविजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था भाषा के बारे में कि अपने मन के विचारों को दूसरों तक सही सलामत पहुंचाने की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। इसी के साथ भाषा में बोली पढ़ा, उपभाषा पढ़ा, विभाषा के बारे में पढ़ा, मानक भाषाओं को पढ़ा। और हम लोगों ने चर्चा की थी कि हिंदी का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम में भाषा का क्या योगदान रहा, कैसे संस्कृत से लेके आधुनिक हिंदी तक का सफर तय किया गया। इस मध्य में कुछ हम लोगों ने चर्चा की कि कहाँ की बोलियां सबसे ज्यादा, किस भाषा को ज्यादा बोला जाता है। जैसे हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर विश्व स्तर पर चर्चा करें तो विश्व स्तर में बोली जाने वाली भाषाओं में से दो भारतीय भाषा शामिल है। एक हिंदी भाषा जो तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, 602 मिलियन लोग, और सातवीं बंगाली या दूसरी बंगाली भाषा जो विश्व स्तर पर 7वें नंबर पर बोली जाती है, जिसके बोलने वाले या वक्ता और समझने वाले लोगों की संख्या 273 मिलियन है। इसी के साथ फिर हम लोगों ने चर्चा की थी हिंदी का विकास क्रम के बारे में कि किस तरह से वैदिक संस्कृत 1500 से लेके 1000 बीसी से लेके आधुनिक हिंदी 1850 से लेके अब तक का जो सफर है ये किस तरह से तय हुआ। इसमें से एक पाली अपभ्रंश आता है, प्रकट अपभ्रंश आता है। जब ये अपभ्रंश का मतलब क्या है, अपनी मुख्य बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा मार्ग परिवर्तित हो जाना। जैसे आप देखेंगे शुद्ध संस्कृत भाषा या शुद्ध हिंदी भाषा भी वर्तमान समय में बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं। बाकी लोग समझ लेते हैं, पर लोगों की आम बोलचाल की भाषा थोड़ा सा परिवर्तित रहती है। उसी तरह वैदिक संस्कृत जिसका कालक्रम क्या था, 1500 से 1000 बीसी तक, जो प्योर या शुद्ध रूप से संस्कृत का प्रारूप मानी जाती है, उसमें थोड़ा सा विचलन हुआ और लौकिक संस्कृत का निर्माण हुआ, जो लोगों के मध्य बहुत ज्यादा फेमस थी। लोगों द्वारा एक दूसरे के साथ भाषा का आदान प्रदान या विचारों के मन के विचारों के आदान प्रदान किया जा रहा था, वो था 1000 से 500 बीसी तक। फिर पाली भाषा जो भगवान बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई, बुद्ध के उपदेशों में मुख्य तौर पर पाली भाषा का प्रयोग किया जाएगा 500 से लेके ये पहली ईडी तक। और प्रकट भाषा जो भगवान महावीर द्वारा अपने उपदेशों में बहुत ज्यादा प्रयोग की गई, पहले एडी से 500 ईडी तक। फिर अपभ्रंश काल आता। अपभ्रंश काल में संस्कृत का मूल रूप न रखे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहा, और इसी अपभ्रंश काल में प्राचीन हिंदी का निर्माण होता है, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी काल में। अब हिंदी के साथ ही आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी भाषा का। देखिए इतिहास जो है, जो भारतीय संविधान में, उसमें से आप थोड़ा सा डाटा कवर कर लीजिएगा। बाकी जब पॉलिटी का लेक्चर आएगा तो पॉलिटी के लेक्चर में हिंदी भाषा को डिटेल से पढ़ेंगे कि भाषाई प्रावधान के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। पॉलिटी की क्लास जो है आपकी डिटेल्ड क्लास डेली दोपहर में 1 बजे होती है, और जो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन रहता है वो शाम 10 बजे सविता मैम द्वारा कराया जाता है। तो इन दोनों सेशन से आप जुड़ सकते हैं। राजभाषा क्या है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये डाटा याद रखिएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो भी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। अब राजभाषा किस तरह से होगी? भारत की जो हिंदी है ये संस्कृत निष्ठ मानक रूप होगा, खड़ी बोली प्रयोग किया जाएगा, और इसकी लिखने की जो लिपि रहेगी वो देवनागरी लिपि रहेगी। जो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं इसको हम लोग देवनागरी लिपि बोलते हैं। और हिंदी का प्रयोग किया गया है संस्कृत निष्ठ मानक रूप खड़ी बोली में। भारतीय संविधान की चर्चा करें, भारतीय संविधान में भाग 17 अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है या भाषाई प्रावधानों का वर्णन है, जिसमें से 22 आधिकारिक भाषाएं या 22 भारत में कुल राजभाषाएं हैं। और इनकी संविधान में अनुच्छेदों की चर्चा करें 243 से लेकर 351 तक है। ये सभी आर्टिकल्स को चाहें तो इन सभी की पीडीएफ आप लोग प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें पढ़ सकते हैं। वरना जब हम लोग पॉलिटी क्लास लेंगे तो इसके बारे में वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। 22 भाषाएं कौन कौन सी, एक बार उसको देख लीजिएगा। असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, मराठी, सिंधु, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी।
अच्छा, ये ध्यान रखना, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 92वां संविधान संशोधन सन 2003 द्वारा भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा पाती है। नमक की चर्चा करें या नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में राजभाषा का दर्जा पाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी भाषा का पहला चैप्टर वर्ण विचार। अच्छा, वर्ण विचार का मतलब क्या है? सबसे पहले वर्णों से मतलब समझो। देखो, वर्ण क्या होता है हिंदी भाषा में? देखिए, एक वो भाषा है जो मेरे और आप तक, कानों तक पहुंच रही। ये जो कानों तक पहुंच रही, इसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का तो अपने मुख से उच्चारण करके अपने मन के विचारों को दूसरे तक जब पहुंचाएंगे तो उसे मौखिक भाषा के अंतर्गत चर्चा करेंगे। यही ये जो लिखा हुआ लेक्चर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लिखित भाषा। हमने लिख दिया, आपने पढ़ लिया, तो ये लेखन के माध्यम से ट्रांसफर हो रही। अगर वर्ण की चर्चा करें, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और भी अधिक टुकड़े ना किए जा सके, उस उसे लिखित भाषा कहेंगे। लिखित भाषा में वर्ण कहेंगे। वहीं अगर मौखिक भाषा की चर्चा करें, मौखिक भाषा में अगर सबसे छोटी इकाई की चर्चा करेंगे तो उसे ध्वनि कहेंगे। ये जो ध्वनि क्या है, एक एक छोटे छोटे अल्फाज का मिलना, ये एक एक छोटे छोटे अल्फाज का कानों तक पहुंचना ध्वनि कहलाता है। वर्ण की चर्चा करो, भाषा की बात छोटी छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके, उसे लिखित भाषा में भाषा की छोटी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी। और वर्ण के साथ आप लोगों को तुरंत ध्वनि के बारे में चर्चा करना है। वर्णों का जो मौखिक रूप है या वर्णों का मौखिक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। अब 3 की फैक्टर याद रखो, यहाँ पे आप 500 को नोट लगा दीजिएगा। की फैक्टर याद रखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक इकाई पूछ ले तो ध्वनि, लिखित इकाई पूछ ले तो वर्ण। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, तो आपको वर्ण लगाना, वहां मौखिक और लिखित के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ण क्या है, जैसे आ, उ, ए, का, ता, धा, ना, ये सभी सभी वर्ण है, परंतु इनको किसी क्रम में रखा नहीं गया। अगर इनको किसी क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा, वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्णों का एकल वर्ण हो सकते हैं, अगर ये वर्ण समूह भी है तो भी ये एक क्रम में व्यवस्थित नहीं होगा। अगर इसे किसी क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाएगा तो उसे वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला क्या? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। परंतु व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ अयोगवाद 2 होते हैं जिसको अंग और आह के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं वर्ण के बारे में। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लो, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कमला। अब कमला में स्वर वर्ण कितने हैं और ध्वनि कितनी, ये ध्यान रखो। वर्ण क्या है? वर्ण आपको मिल रहा है, का भी है और का के साथ आ भी मिला है, क्योंकि उच्चारण होता है का, आ, माँ और माँ के साथ आ का उच्चारण है, ला और ला के आ के साथ उच्चारण। तो कितने वर्ण हो गए? वर्णों की संख्या 6 हो गई। परंतु ध्वनि क्या है? ध्वनि केवल का की है, माँ की और ला की, अर्थात ध्वनि की संख्या 3। इस तरह से ध्वनि और वर्ण दोनों में अंतर कंफर्म हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे राम, राम में ध्वनि कितनी होगी? राम की अगर ध्वनि की चर्चा करें तो ध्वनि कितनी होगी? एक रा की ध्वनि आ रही है और इसके साथ माँ की ध्वनि आ रही है, अर्थात इसमें ध्वनि की संख्या कितनी होगी? 2। परंतु वहीं अगर इसमें वर्ण की चर्चा करें, इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखो, वर्ण कितने हैं? रा है, रा के साथ हलंत लगा लेना। हलंत का मतलब ये होता है यहाँ पे स्वर का उच्चारण नहीं है, फिर बड़ा आ मिल जाएगा और इसी के साथ माँ मिल जाएगा और माँ के साथ आ मिल जाएगा, अर्थात वर्णों की संख्या यहाँ कितनी होगी? वर्णों की संख्या यहाँ 4 हो गई। तो वर्ण और ध्वनि में अंतर कंफर्म हो गया। फिर ध्यान रखो, शब्द क्या होता है? शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। ये क्या है? वर्णों को ऐसे क्रम में रखा जाए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल जाए, तो उस स्थिति में शब्द कहलाएगा। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसमें का कोई अर्थ हो, जिसका कोई मान हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग शब्द कहेंगे। शब्द क्या है? अर्थ के आधार पे, देखिए अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ ले तो शब्द, या फिर क्वेश्चन ये बोले भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन कहलाती है, या सार्थक अर्थ के साथ वाली इकाई कौन कहलाती है, तो उसे शब्द कहते हैं। सब वर्णों का सार्थक समूह क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और वर्णों का व्यवस्थित समूह बोले तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब इसी के साथ हम लोग चर्चा करते हैं स्वरों के बारे में। स्वर क्या होते हैं? स्वरों की संख्या 11 है और इनमें मात्राओं का उपयोग किया जाता है। इसकी मात्राएं क्या है? 10, क्योंकि छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसको हम लोग सदैव सिरारेख के रूप में लिखते हैं, प्रत्येक अक्षर पे विद्यमान रहता है। स्वर क्या है?
वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्णों के सहयोग से नहीं होता है, जो अपने में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। इन 11 को ध्यान रखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ओ, औ। अब इन्हीं के साथ याद रखो स्वर्णों की मात्रा। स्वरों की संख्या कितनी? 11। मात्राएं कितनी हो गई? 10। उत्पत्ति के आधार पर चर्चा करें तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर तथा एक संधि स्वर। मूल स्वर क्या है? वे स्वर जिनका उच्चारण पूर्णतः स्वतंत्र होता है, इनकी संख्या 4 है। इनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ऊ और रे। संख्या कितनी इनकी? इनकी संख्या 4 है। वही संधि स्वर की चर्चा करें तो संधि स्वर को दो भागों में बांटा जाता है, एक दीर्घ संधि स्वर, एक होता है संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर क्या है? वे स्वर जिनका उच्चारण उन्हीं के समान अर्थ के वर्णों से होता है। जैसे बड़ा आ देखे तो बड़ा का मतलब क्या हुआ? बड़ा का, सॉरी, 1 सेकेंड। जैसे बड़ा आ को देखें तो बड़ा आ का क्या हुआ? छोटा आ और छोटा आ दोनों को मिलकर बड़ा आ मिले। मतलब दीर्घ संधि का मतलब क्या है? समान स्वर मिले और इन दोनों का उच्चारण स्थान समान रहा। बड़ी ई की चर्चा करें, बड़ी में क्या? छोटी ई और छोटी ई मिले तब बड़ी। बड़ा ऊ क्या है? छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले, छोटा ऊ मिले तब इस तरह से दीर्घ। वही अगर संयुक्त संधि स्वर की चर्चा करें, संयुक्त संधि स्वर का मतलब ये एक समान नहीं, असमान वर्णों का मेल जहां पर होता है वहां पर संयुक्त संधि स्वर होता है। जैसे ए का उच्चारण क्या हुआ? छोटी ई और आ जब मिलेंगे तब ए बनेगा। ए का उच्चारण क्या है? आ तथा ए बनेंगे तब ए का। ओ का क्या है? आ और ऊ मिलेंगे तब जाके ओ का उच्चारण होगा। औ की चर्चा करें, औ का मतलब आ और ओ मिले तब जाके औ बना। कुल मिला के क्या है? संधि स्वर क्या है? अन्य स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में यह प्रतीत हो कि वो अन्य स्वर्णों के मेल से मिले हैं, अन्य स्वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए, तो वहां पे हम लोग संधि स्वर होगा। इनके दो प्रारूप है, दीर्घ संधि, संयुक्त संधि। दीर्घ संधि का मतलब क्या है? जहां पे समान जाति या सजाति स्वर्णों का मेल होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर का मतलब है कि विजाति वर्णों का या विचारती स्वर वर्णों का उच्चारण जहां से होगा, मेल यहां पर होगा, वहां पे संयुक्त स्वर होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर्णों को तीन भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में 1 यूनिट का समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या है? उच्चारण में 2 यूनिट का समय लगेगा। प्लुत स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में 3 या 3 से अधिक का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का केवल प्रारूप प्रयोग शुद्ध संस्कृत में किया जाता है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। हाथ स्वर की चर्चा करें, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रे। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। हर्ष स्वर क्या? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रक समय लगता है, इन्हें हम लोग मूल रूप से मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर तो आपको कंफर्म होगा, मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की चर्चा करें, दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है, इन्हें हम लोग संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या? इन्हें हम लोग संधि स्वर कहेंगे, साथ में द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। जैसे क्या इनके भी 2 प्रारूप हैं, एक सजाती स्वर, एक विजातीय स्वर। सजातीय स्वर अभी हम लोग पढ़ के आए थे। सजातीय स्वर वे स्वर जिनमें एक समान स्वरों का मेल होता है, एक समान स्वर मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। वही विजातीय स्वर की चर्चा करें, जहां समान वर्णों का मेल नहीं होता, उन्हें हम लोग विजातीय स्वर कहते हैं। समान में क्या? बड़ा आ, बड़ा का निर्माण किसके हो? आ और आ के निर्माण से। बड़ी ई, आ और ई के मिलान से। बड़ा ऊ की चर्चा करें, ऊ और ऊ की में विजाति की चर्चा करें, ए, ओ। अन्य नाम क्या है? दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की चर्चा करें तो प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर्णों की वर्णना में भी 3 गुना समय लगता है, उन्हें 3 मात्रा का समय। ओम, हे राम, आपने देखा होगा, हे राम, इस तरह के स्वरों का इसका प्रयोग होगा। फिर चर्चा करते हैं मुख्य द्वार के आधार पर। मुख्य द्वार के आधार पर 4 प्रकार से: संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। अच्छा, इसमें किस तरह से रहता है इस बात को ध्यान रखिए। संवृत का मतलब होता है बंद होना, विव्रत का मतलब होता है खुला होना। अब ध्यान रखो क्या है संवृत? क्या है? जहां पे वर्ण पूरी तरह बंद रहे, मुख का उच्चारण व्रत के समान हो जाए, ई, उ। अर्ध विव्रत क्या है? जहां आधा, ए, विव्रत आ, जहां पूरा खुल जाए।
अर्धविरोध जहां पे वर्णों का उच्चारण के समय मुख आधा खुले, आ ए ओ उ। नहीं याद होता तो देखो ये दो चीज याद कर लेना, बाकी आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। अगर 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और संयुक्त स्वर क्या है, समृद्ध स्वर क्या है, वे स्वर्ण जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। 5 में कौन कौन, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे। अर्ध समृद्ध की चर्चा करें, जिन अधिक समृद्ध का मतलब क्या हुआ, समृद्ध का मतलब होता है बंद होना। अर्ध समृद्ध का मतलब जहां पे मुख उच्चारण के समय आधा बंद रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अर्ध समृद्ध। इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 2 होती है, दोनों को याद रखिए, ए और ओ। वहीं विवरण की चर्चा करें, विवरण का मतलब खुला हुआ, जहां पे मुख पूरी तरह खुल जाता है उसका हम लोग विवृत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण क्या है, बड़ा आ। अर्ध विवृत की चर्चा करें, जिनके उच्चारण के समय वर्ण आधा या मुख आधा खुला रहता है उसे अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे आ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी, संख्या 4 हो गई। छोटा आ, ए, ओ और ए इनका, ओ और ऊ इनका हो गया क्या, 4 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका कि जीव की क्रियाशीलता के बारे में। जीव की क्रियाशीलता से मतलब क्या है, जीव की क्रियाशीलता से मतलब है कि उच्चारण के समय हमारा जो वर्ण है वो जीव के किस भाग से निकलता है। इस तरह से जीव होती है, इसका ये जो टिप पार्ट होता है इसे हम लोग अग्रभाग कहते हैं। ये क्षेत्र मध्य भाग कहलाता है और ये क्षेत्र पश्च भाग कहलाता है। अग्रभाग क्या है, जहां पे जीव का अगला सिरा क्रियाशील हो उसे अग्रभाग कहते हैं। अग्रभाग में आ, ई, ए, और मध्य भाग की चर्चा करें जिसमें मध्य का भाग वर्ण क्रियाशील होता है। अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीभ का कौन सा पार्ट एक्टिव हो रहा है। जब आ बोलिए, जब आ बोलेंगे तो आपको लोड पड़ रहा होगा जीभ के बिल्कुल बीच में, सेंटर में, इसलिए इसे बोलेंगे मध्य स्वर। अगर ई, ए बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके उच्चारण के समय जीभ का अगला सिरा क्रियान्वित होता है, इसे अग्रस्वर। पश्च स्वर का है जहां पे वर्णों की आवृत्ति जीभ के पिछले भाग से आ रही है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, उ, ओ, औ। अब एक मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्रस्वर कंफर्म हो गया। फिर हम लोग चर्चा करते हैं ओष्ठावृत्ति के आधार पर। ओष्ठावृत्ति का मतलब क्या है, ओठों की आकृति किस प्रकार से है, क्या वो वृत्त के समान गोल हो गए, अगर वृत्त के समान गोल हो गए तो उसे वृत्ताकार कहेंगे। अगर वो वृत्त के समान गोल नहीं होती, नॉर्मल बन नहीं रहती, थोड़ा सा आकृति पर होता है उसे आवृत्ताकार कहेंगे। वृत्ताकार का मतलब क्या है, वृत्ताकार में 4 वर्ण आते हैं, छोटा ऊ, ओ, औ। बोल के देखो, इनको जब उच्चारण करेंगे तो ओठ एकदम गोल हो रहे होंगे और अपने क्षेत्र से बाहर निकल होंगे। आप वृत्ताकार की चर्चा करें तो इसमें ओठ गोल है, ई, रे, ए, एम। इसलिए इनकी भी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या हो गई 7। ठीक है, 7, 4, 11 वृत्ताकार, आवृत्ताकार सदमा। अब वर्णों का, स्वरों का कुछ उच्चारण स्थान ध्यान दें। इसके बाद आज के सेशन को एंड करेंगे और फिर चर्चा करेंगे व्यंजन की क्लास कल। स्वरों का वर्णोच्चारण कंठ से क्या होता है, कंठ से 2 वर्णों का उच्चारण होता है, 2 स्वरों का उच्चारण होता है, छोटा आ, बड़ा आ या आ। भाई तालु की चर्चा करें तो इसमें 2 वर्णों का उच्चारण होता है, ई, मूर्धन में रे। और कंठ तालव की चर्चा करें, कंठ तालव का होगा जहां पर उच्चारण के समय कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाए उसे कंठ तालव कहते हैं, ए और आए। कंठोष्ठ का मतलब क्या होता है, जहां पे कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो, जहां पे ध्वनि जो है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से निकले उसे कंठोष्ठ के स्वर कहेंगे। कंठोष्ठ स्वर में ओ और ओ। अनुस्वर की चर्चा करें, अनुस्वर में ये जो चांद की मात्रा होती है इसे अनुस्वर के अंतर्गत चर्चा करते हैं। और इसमें नाक की ध्वनि जो है, ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे आंख, नाक। वही अनुनासिक की चर्चा करें, अनुनासिक में ध्वनि केवल नाक और मुख से दोनों निकलती है। निम्न आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, निर्नुनासिक उच्चारण किसे होता है, निर्नुनासिक उच्चारण होता है जहां पे नाक का प्रयोग ना करना पड़े उस उच्चारण को निर्नुनासिका कहते हैं, नाक का प्रयोग नहीं होगा और इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। विसर्ग युग की चर्चा करें, विसर्ग युग का हिंदी में उच्चारण हा के समान किया जाता है, दुख, प्राया, प्राता, आता। तो आज के सेशन यही रख रहे हैं, कल के सेशन हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। सेशन कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट करके बताइएगा, बिना कमेंट करे कोई जाएगा नहीं। कम से कम अपने 10 दोस्तों का शेयर करिएगा ताकि और वो अपने 10 दोस्तों को शेयर कर सके। आज के सेशन को यही रखें, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।